नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत और आप देख रहे हैं हमारे खास शो विजेता। 2014 के बाद से ब्रांड मोदी की देश भर में बात होती थी, लेकिन 2022 से अब ब्रांड मोदी के साथ साथ ब्रांड योगी की बात भी पूरे देश में हो रही है। योगी मॉडल की चर्चा इसलिए भी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस बार इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद, यानी लगभग 4 दशक बाद किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में लगातार 5 साल तक कार्यकाल पूरा करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ने मिलकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर विजय हासिल की। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में योगी आदित्यनाथ वो शख्सियत बन गए हैं जिन्हें इतिहास बदलना आता है, जिन्हें जनता का भरोसा बीजेपी गठबंधन को प्रदेश की जनता ने 403 में से 273 सीटें सौंप दी। प्रदेश के 41.3% वोटरों ने योगी आदित्यनाथ की नीति और नियम पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी। राम राज की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी। योगी 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 योगी। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती और देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखी। इस जीत के पीछे जोड़ी है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की। डबल इंजन वाली इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को फिर से केसरिया रंग में रंग दिया। इस बार के नतीजों ने यूपी की राजनीति में बरसों से चले आ रहे एक मिथक को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। 37 साल बाद यूपी में वो करिश्मा हुआ है जो 1985 से 2017 तक नहीं हो सका था। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। 37 साल पुराना वो तिलिस्म जिसे प्रदेश के कई मुख्यमंत्री तोड़ने में नाकाम रहे, उसे योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिखाया। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी जी, जीते हैं योगी। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, योगी और मोदी बहुत है उपयोगी। योगी आदित्यनाथ 5 साल में अपने कामों से मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। योगी की छवि कट्टर और सख्त तेवरों के साथ फैसला लेने वाले नेता की है। योगी ने अपने विकास कार्यों और आक्रामक सियासी एजेंडों के जरिए न सिर्फ पार्टी, सरकार और संगठन पर ही पकड़ बनाई, बल्कि जनता के दिल में भी जगह बनाई। उन्होंने गरीबों की जरूरत के लिए हर जरूरी कदम उठाए तो कोरोना काल में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहीं ज्यादा मेहनत की। अब उसी का परिणाम योगी आदित्यनाथ को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश में दिया, जो उनके हार्ड हिंदुत्व है,
वो हार्ड हिंदुत्व को लेकर के कई जुमलों का भी उन्होंने प्रयोग किया और जो माफियाओं पे बुलडोजर चलाया, लॉ एंड ऑर्डर पे जो उन्होंने सख्ती से उसको अमल किया, तो उससे क्या हुआ कि एक रक्षा सुरक्षा का जो भावना होता है ख़ास तौर से महिलाओं में भी और आम आदमी में भी कि जो लोग गुंडों से परेशान थे, तो ये एक प्रमुख कारण रहा। उनका जो सभी जनपदों से कनेक्ट है वो लगातार प्रतिदिन हर जनपद जाते थे। मुझे लगता है कि सर्वाधिक दौरा करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो योगी आदित्यनाथ होगा। लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों को जनता पावर में लाती है और हम सब मिलकर के लोगों की सेवा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार लोगों की सेवा करने के लिए जुटे रहते हैं। जब चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था और चुनाव प्रचार की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तभी योगी आदित्यनाथ को यकीन था कि वो इतिहास बदलने जा रहे हैं। पिछले साल 15 सितंबर को टाइम्स नाउ नवभारत के नव निर्माण मंच पर ही योगी आदित्यनाथ को अपनी सत्ता में वापसी का आत्मविश्वास था। योगी जी 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। आपने मुझे सवाल ही नहीं पूछने दिया। मैं यही पूछ रही थी कि ये रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं हम लोग। प्रदेश के लिए किए विकास कामों और जनता के हित में लिए फैसलों पर ही भरोसा था कि योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने पहले ही 10 मार्च की भविष्यवाणी कर दी थी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। हमने 5 साल सरकार चलाई है और 5 साल सरकार चलाने के बाद इस बात को मानते हैं ना, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। एक दूसरा, आप इस बात को मानती हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, फुल मेजोरिटी की सरकार बना रही है। 2, तीसरा, मुझसे नोट करा ले, मेरी बात को नोट कर लें, 10 मार्च 2022 को जब प्रदेश के चुनाव परिणाम आएंगे, समाजवादी पार्टी एक शर्मनाक हार के लिए तैयार बैठी, उसको मानसिक रूप से तैयार बैठना। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिखाया कि अगर विकास के साथ साथ जनता का भी साथ हो तो असंभव कुछ भी नहीं। योगी आदित्यनाथ का नाम 2 और रिकॉर्ड तोड़ने में भी दर्ज हो गया। 15 साल में पहली बार कोई नेता चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना ही नहीं आता है, बल्कि मिथकों को बदलना भी आता है। नमः पार्वती पतिये हर हर। कहा जाता था कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो भी नोएडा आता है वो दोबारा सत्ता में नहीं लौटता। बीते 5 साल में योगी आदित्यनाथ बिना झिझक के करीब 1 दर्जन बार नोएडा आए। अब वो लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि मिथक के आगे मेहनत कहीं ज्यादा असरदार होती है। सीएम योगी के चेहरे को आगे कर बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। सीएम योगी को घेरने के लिए हाथरस कांड और लखीमपुर मुद्दे तक उठाए गए। साथ ही ब्राह्मण और ओबीसी विरोधी होने का नैरेटिव गढ़ा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ न बैकफुट पर आए, न विपक्ष जाल में फंसे, और यही वजह रही कि योगी यूपी के लिए उपयोगी बन गए। सहयोगी आदर्श सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ के करिश्मे से अखिलेश यादव के सपनों पर बुलडोजर चल गया। और दिलचस्प ये कि यहां बुलडोजर चलना कोई मुहावरा भर नहीं, और उससे दिलचस्प ये कि इस बुलडोजर को चुनावी सीन में लाने वाले खुद अखिलेश यादव थे। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर उन्हें घेरने की कोशिश की थी। शायद वो कहना चाह रहे होंगे कि योगी सरकार की नीतियों से जनता पीड़ित हुई है, लेकिन वो ये भूल गए कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर माफिया पर चलाया था। उन पर योगी सरकार सख्त हुई थी जो जनता की नजर में बाहुबली थे। 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने दिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब दिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब एक चिन्हित हो गए। 10 मार्च के बाद
में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। ये तेवर ही योगी का वो जेवर है जिसने यूपी में इतिहास रच दिया। उनकी छवि राशन, सुशासन, सुरक्षा देने वाले नेता की हो गई। सुरक्षा का सिंबल बना बुलडोजर। न जाने किस घड़ी में अखिलेश यादव ने बुलडोजर का जिक्र छेड़ा और रैलियों के मंच से अखिलेश यादव बुलडोजर का नाम ले लेकर ताने मारते रहे। जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। बेशक बीते 4-5 साल में यूपी में माफियाओं की अवैध संपत्तियों को गिराने वाले बुलडोजर का जिक्र अखिलेश ने अपने राजनीतिक हित के लिए किया होगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जन का मन देखिए कि माफियाओं के महलों पर बरसने वाले बुलडोजर ने ही चुनाव की दशा और दिशा तय कर दी। बुलडोजर प्रदेश में माफियाओं का भय समाप्त करने का सामान बना, योगी की सभाओं की शान बना। बीजेपी ने इसे मौके में बदला। देखते ही देखते महफिलों में मुद्दा बना। फिर क्या था, चुनावी सभाओं में बुलडोजरों का जिक्र। मुख्यमंत्री योगी बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। हुआ ये कि बीजेपी बैकफुट पर आने की बजाय फ्रंट फुट पर खेलने लगी। समझ लीजिए, उपहास को बीजेपी ने अवसर में बदल दिया। बुलडोजर को सुशासन की संज्ञा दे दी गई। माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। यानी पहले की सरकारों में जनता, व्यापारी और अधिकारी गुंडागर्दी से त्रस्त थे, लेकिन योगी राज में बुलडोजर ने माफियाओं की कमर तोड़ दी। बुलडोजर यानी कानून और व्यवस्था का राज। बुलडोजर मतलब अपराधियों के लिए आतंक, अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई करने वाला मुख्यमंत्री, वो सीएम जो प्रदेश में अपराध की जड़ को खोद रहा है। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ थामा। बाबा का बुलडोजर नाम से बैनर भी लगाए गए। बीजेपी की रैलियों में बुलडोजरों को सजा धजा कर खड़ा किया जाने लगा। पार्टी के नेता प्रचार करते, बाबा बुलडोजर का राज है, बुलडोजर बाढ़ रोकता है, विकास का प्रतीक है। रैलियों में खुद सीएम भी इसका जिक्र करना कभी नहीं भूलते। चुनाव के बीच में ही योगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। ये वीडियो योगी के हेलीकॉप्टर का था, जिसमें सवार योगी कहते दिखाई दे रहे थे कि वो देखो, मेरी सभा में बुलडोजर खड़े हैं। वहां देखो, बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। मोदी के मार्गदर्शन में योगी ने बुलडोजर शब्द को अपने सुशासन से जोड़ दिया। यानी बीजेपी ने अखिलेश के हमले को गले का हार बना लिया। ठीक 2019 की तरह, जब आम चुनाव में कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौकीदार शब्द को अपनी प्रतिष्ठा बना दिया। उसे ईमानदारी, आम आदमी और समाज की सुरक्षा से जोड़कर
जन जन की आवाज बनाया और आम लोगों के मन में असर करने में कामयाब रहे। This question is now clearly settled into the mind of the Indian people that देश का चौकीदार चोर है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती है। भाई और बहनों, मैं इनकी गालियों को उपहार मानता हूं। वो 19 था, ये 22 है, लेकिन नीति वही है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में कामयाबी वाला अपना फॉर्मूला 2022 के यूपी चुनाव में दोहरा दिया। कहने की जरूरत नहीं कि नतीजा बीजेपी के हक में ही गया। आम लोगों ने बुलडोजर को माफियाओं के दमन का प्रतीक समझा और बुलडोजर का ड्राइवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुआ। चुनाव के दौर में कुछ वक्त सुस्ताने के बाद अब बुलडोजर फिर से निकल पड़ा है। बुलडोजर की गड़गड़ाहट फिर से माफियाओं के महलों पर कहर बनकर टूट रही है। शुरुआत हुई मेरठ के माफिया और 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो से, जिसका अवैध कब्जा पल भर में खाक हो गया। अब अगले 5 साल ऐसे ही बुलडोजर पूरे यूपी में घूमेगा और माफियाओं की हुकूमत को तहस नहस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में बीजेपी समर्थकों के बीच एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। वो नारा है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इस नारे से बीजेपी ने योगी की छवि को हिंदू वोट बैंक के साथ सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की, सीधा जोड़ने की कोशिश की। साथ ही बीजेपी ने हिंदुत्व को सीधा विकास से जोड़ा। बीजेपी ने हिंदुत्व की धार को वोटों में बदलने के लिए हर चरण के हिसाब से अलग अलग मुद्दे चुने। राम राज की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी। योगी 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 योगी। भगवा पोशाक, भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। राजनीति शुद्ध हिंदुत्ववादी। और मैं जो कहता हूँ, मैं गर्व से कहूँ, हम हिंदू हैं। आम भक्तों की ही सरकार बननी चाहिए। स्पष्ट, खरी खरी बात और मुखर अंदाज। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, इसको मैं मई और जून में भी सिमरा देता हूँ। इन 3 रंगों ने योगी को हिंदुत्व के पोस्टर में ऐसा रचा कि वो देश की राजनीति में दूर से दिखाई देते हैं। गोरखपुर विरासत में मठ की मठाधीशी के साथ राजनीति का राजपाट सौंपने की परंपरा है। सब जानते हैं कि गोरखपुर की हवाओं ने दशकों से भगवा का परचम लहराया है। योगी गोरखपुर मठ के पीठेश्वर भी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। योगी की यही छवि उन्हें हिंदुत्व के सबसे फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित कर चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम। 2022 की लड़ाई की शुरुआत में ही योगी ने अपने बयानों को जो धार दी, उससे स्पष्ट हो गया कि उनके एजेंडे में हिंदुत्व का कार्ड सर्वोच्च है। आपने कहा था। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। तो ये 20 मुसलमानों के लिए है? देखिए, आप जो समझे, लेकिन मेरा मानना है 80% लोग जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदेश की सुरक्षा, प्रदेश की समृद्धि, प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और प्रदेश के सभी तबके के लिए संवेदनशील हैं, उनके विकास और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं, वे 80% एक तरफ होंगे। जो प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले पेशेवर दंगाई, माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के हितैषी हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके मुकदमों को वापस लेने की पैरवी करते हैं, वे एक तरफ। 7 चरणों के यूपी चुनाव में हर चरण में बीजेपी की रणनीति बदली, लेकिन पार्टी ने हिंदुत्व का मुद्दा हर बार बनाए रखा। पहले
और दूसरे चरण यानी पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड में बीजेपी ने दंगों के दंश को मुद्दा बनाकर अखिलेश को घेर लिया। अखिलेश पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे और कहा यह भी गया कि डबल इंजन की सरकार किसी का तुष्टीकरण नहीं करती। चौथे और पांचवें चरण यानी अवध और मध्य यूपी के मतदान के दौरान बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जो चुनाव के आखिरी 2 चरण तक उठाया जाता रहा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अब बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना, राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने हिंदुत्व की धार को पूरे चुनाव में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। इसके साथ ही 80-20 के नारे और साइकिल पर बम जैसे चुनावी नारे भी आते रहे। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। 2017 के पहले जो सरकार थी, याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। कह सकते हैं अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व के दांव के बीच बीजेपी के पक्ष में हिंदू ध्रुवीकरण की खामोश लहर चलती रही और इसकी वजह योगी का लगातार हिंदुत्व पर मुखर रहना रहा। बतौर सीएम योगी ने कभी खुद को उस छवि से अलग नहीं किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के शासनकाल में लगातार 5 बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों के समय प्रदेश में सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली। कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। भव्य कुंभ मेले का आयोजन योगी के राज में लगातार आस्था के इसी प्रदर्शन से संदेश किया, यानी अयोध्या में दीपक, मथुरा में अलख और काशी धाम में महादेव के आशीर्वाद से योगी को सत्ता का प्रसाद फिर से मिला है। इसके उलट अखिलेश हिंदू वोटों पर पूरी तरह पकड़ बनाने में नाकाम रहे। इसकी बड़ी वजह है सियासत के मैदान में बीजेपी के आरोपों का माकूल जवाब न देना माना जा सकता है। मसलन बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप पर अखिलेश ने कभी जवाब नहीं दिया, बल्कि इसे मुद्दों को भटकाने वाली बात कहकर टालते रहे, जबकि बीजेपी उनके शासन के दौरान नीतियों का हवाला देकर अपनी बात सिद्ध करती रही। जाहिर है इससे राजनीतिक संदेश गलत गया और अखिलेश बीजेपी के कोर हिंदू वोटरों को तोड़ने में नाकाम रहे। समाजवादी लोग विकास की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहकाया। समाजवादी पार्टी विकास का हमेशा विकास को आगे रखा है और विकास जो समाजवादी सरकार ने करके दिखाया उसी का आज शिलान्यास का शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है।
बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर हिंदुओं को लामबंद करने में कामयाब रही और इसका सीधा फायदा पार्टी को कई सीटों पर जीत से हुआ। ये भी कह सकते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर नाराजगी के बावजूद ये हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा और सत्ता में बने रहने की उनकी यात्रा यहीं से आरंभ हुई और आरंभ से अब तक विजय प्रचंड ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। In association with MDH Kitchen King, MDH Kitchen King मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। 10 साल बाद भी ऐसी शान, बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट जिसका प्योर सिलिकॉन दे धूल बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी एक लक्ष्य हासिल करने के लिए बिना थके और बिना रुके दूसरे लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू कर देती है। अगले चुनाव के लिए रणनीति बनाने में बीजेपी जुट जाती है और यही चीज है जो बीजेपी को दूसरे दलों से अलग कर दिया। शायद इसीलिए बीजेपी को चुनावी मशीन भी कहा जाता है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे थे। बीजेपी सांसदों ने मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हो गया। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित सांसदों ने 45 सेकंड तक मोदी के नारे लगाए। राष्ट्रीय की संसदीय शिष्टमंडल विराजमान है। इसके अगले दिन मंगलवार को जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे, तब भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। ऐसा जश्न इसलिए क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, लेकिन ये मोदी हैं, जश्न के साथ साथ दूसरे लक्ष्य और अगली जीत की तैयारी में जुट जाते हैं। ये रोड शो, ये विजय उत्सव उत्तर प्रदेश चुनाव की जीत से कहीं ज्यादा भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में भव्य रोड शो किया। शुक्रवार को अहमदाबाद में रोड शो के अगले दिन शनिवार को गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो कर दिया। गुजरात में लगातार 2 दिन के अंदर 3 रोड शो। अगले 1 महीने में ना तो गुजरात में चुनाव है और ना ही किसी दूसरे राज्य में। फिर पीएम मोदी ने इतना भव्य रोड शो क्यों किया? इस सवाल का जवाब बीजेपी को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार आसानी से बता सकते हैं। बीजेपी को एक ऐसी पार्टी माना जाता है जिसको कहा जाता है कि 24/7 365 डेज, यानी हर वक्त वो चुनावी मोड में रहते हैं। और बीजेपी के तमाम नेताओं ने जब नतीजे आ रहे थे, एग्जिट पोल आ रहे थे, उसी वक्त हमसे बातचीत में कहा था कि जल्द ही उनकी पार्टी अब गुजरात और उसके बाद 2024 के चुनावों के लिए तैयारी करने लगेगी, बैठक करने लगेगी। तो जाहिर सी बात है इस मामले में बीजेपी सारे सियासी दलों से अव्वल पायदान पर है। गुजरात में अब से 8 महीने बाद नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और उसी तैयारी की झलक है ये रोड शो। सिर्फ गुजरात ही नहीं, बीजेपी ने तो 2 साल बाद होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अभी से ही शुरू कर दी है। खुद इसका संकेत गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं।
एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की पहचान अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तिकड़ी से हुआ करती थी। अब नई बीजेपी में यही जगह मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की तिकड़ी ने ले ली है। जब से मोदी और अमित शाह केंद्रीय नेतृत्व में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की एक मशीन बन गई है और इनके कार्यकाल में बीजेपी का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। 2014 तक भारत का राजनीतिक नक्शा देखिए, जिसमें बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों तक सीमित थी और देश की सिर्फ 31% आबादी पर शासन कर रही थी। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ बीजेपी देश के ऐसे ऐसे हिस्सों में पहुंच गई जिसके बारे में राजनीतिक पंडित भी अनुमान नहीं लगा सकी। 2022 में नक्शा में भगवा रंग कितना भर गया, तो अब बीजेपी देश के 18 राज्यों में या तो पूर्ण रूप से या फिर गठबंधन के साथ सत्ता में है। अब बीजेपी उत्तर पूर्व में भी है और दक्षिण में भी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, दरअसल 2014 के बाद से लगातार जो भी चुनाव हुए हमने देखा कि बीजेपी के हक में जो सबसे शुरुआती दांव जाता है, किसी भी चाहे सियासत हो या खेल, कहा जाता है कि जो शुरुआती चरण में लीड लेता है वही आगे बढ़ता है, उसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और बीजेपी के पास संगठन मजबूत है, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है। बीजेपी हर बड़े चुनाव को क्यों बड़ी ही आसानी से जीत लेती है, इस सवाल का जवाब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बीजेपी के पास एक मजबूत संगठन है। देश भर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का कैडर है। महीनों पहले ही चुनाव की रणनीति तैयार होती है। बूथ लेवल तक की रणनीति पर काम होता है। प्रचार से लेकर मुद्दों तक से माहौल तैयार किया जाता है। सोशल मीडिया के हर मंच पर सबसे ज्यादा पहुंच भी है। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया के जरिए आम जनता के दिलों तक कैसे पहुंचना है, इसका एक उदाहरण यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने अखिलेश यादव के समर्थन में यूपी में काबा गाना गाया था, लेकिन बीजेपी ने उस गाने को ही अपना चुनावी हथियार बनाते हुए उसी थीम पर नया गाना बना दिया। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजी गैर बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने नेहा सिंह राठौड़ को जवाब देने के लिए गाना बनाया और वो गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया। काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा। बीजेपी ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज वाले बुलडोजर बाबा के बयान को अपने पक्ष में ऐसा भुनाया कि अब पूरे राज्य में योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा के रूप में होने लगी है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा, किसान आंदोलन और कोरोना काल में अव्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन राम मंदिर निर्माण, हिंदुत्व, माफिया पर एक्शन और मुफ्त राशन के आगे विपक्ष के सारे मुद्दे हवा हो गए। कुल मिलाकर बीजेपी विपक्ष के हमलों से ही अपने लिए जीत की राह तैयार कर लेती है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही बीजेपी कई राज्यों में सत्ता से बाहर भी हुई है, लेकिन बीजेपी हार से हताश नहीं होती है, बल्कि अगले लक्ष्य की तरफ उत्साह से अपना अगला कदम बढ़ाती है। बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता में राज करने का नहीं, बल्कि सत्ता के जरिए सेवा का रहा है और वक्त वक्त पर पीएम मोदी बीजेपी के नेताओं को इसी सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह भी देते हैं। अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना 2 दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मैंने। बीजेपी की रणनीति के आगे फिलहाल देश की कई छोटी बड़ी पार्टियां कहीं नहीं टिकती, ना ही रणनीति में और ना ही जनता के दिल तक पहुंचने में, और इसी वजह से चुनावी मशीन बीजेपी के आगे सारी पार्टियां फेल हो रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नो भारत। પુરુષની દીર્ઘદ્રષ્ટિ પ્રધાનમંત્રી તરીકેનું માર્ગદર્શન अखिलेश यादव का यूपी विजय प्लान वही था जिसको साध कर कभी बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन इस बार जब अखिलेश ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया तो एक काम नहीं आ पाया। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल बीजेपी ने अपनी योजनाओं में से एक नया वोट बैंक तैयार किया और ये लोग हैं लाभार्थी वोटर, जिन्हें केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों की योजनाओं का फायदा मिला, जो सरकारी योजनाओं का लगातार लाभ उठा रहे हैं। और एक ऐसी ही योजना है राशन वितरण योजना, जो कोरोना काल में शुरू हुई है। देखिए रिपोर्ट। योगी बहुत है उपयोगी। हमने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का फ्री राशन वाला दांव चल निकला? सवाल चुनाव के दौरान पूछे गए, जवाब नतीजों की शक्ल में सामने है। जी हाँ, फ्री राशन का दांव खूब चला। लोगों ने झोली भरकर राशन लिया, जवाब में मतदाताओं ने झोली भरकर बीजेपी को समर्थन दिया। मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। सच यही है कि बीजेपी की फ्री राशन योजना उसकी हर सियासी कमजोरी की दवा बन गई है। फ्री राशन योजना के 15 करोड़ लाभार्थी बीजेपी के साइलेंट वोटर साबित हुए। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी महामारी आई है, पूरी दुनिया में, लेकिन भाइयों बहनों, मैंने कभी मेरे गरीब परिवार को भूखा सोने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने हरदोई की रैली में एक वायरल वीडियो का जिक्र छेड़ दिया था। उस वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग से ये सवाल था कि आखिर वो बीजेपी को वोट क्यों देना चाहते हैं। इसके जवाब में उसने जो कहा वो पीएम की जुबानी सुनिए। उन्होंने कहा, चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। सरकार ने गेहूं, चावल, चना, रिफाइंड और नमक की सौगात दी, और वो भी महीने में एक बार नहीं बल्कि 2 बार। केंद्र की अंत्योदय योजना के तहत कुल 35 किलो अनाज दिया गया। इसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल है। वहीं राज्य सरकार पात्र गृहस्थ योजना के तहत 5 किलो अनाज अलग से देता रहा, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल है। इसके अलावा नमक और साबुत दाल 1-1 किलो और 1 लीटर तेल भी दिया गया। जाहिर है इस योजना के लाभार्थी मजबूती से बीजेपी के पीछे खड़े हैं। जात पात की मोटी राजनीति की दीवार टूट गई है।
विकास के लिए गेहूं चावल महीने में 2 बार मिल रहा है, बिजली मिल रही है, रोड बन रहे हैं, सब विकास के ही तरफ है। जब रोड नहीं रहेगा तो कैसे विकास होगा? अरे हमको जो दिला रहा है उसी को देंगे कि और किसको देंगे? जो हमको सारा चीज दे रहा है, अन्न से लेके तेल से लेके दाल पिसान से लेके और बिजली पंखा हर एक चीज जो उनकी सड़क वगैरह सब सही सही एकदम है। चावल दे रहे हैं, फिर रिफाइंड दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, चना दे रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? जनता को जो अथवा चारा है वो मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जादू चला तो इसके पीछे की वजह भी है। योगी सरकार ने अपने विकास के मॉडल की बदौलत लाभार्थियों का एक ऐसा वर्ग खड़ा कर लिया जिसने देखते ही देखते सियासत की पूरी बाजी ही पलट दी। मुफ्त राशन को योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। सरकार ने भी राशन वितरण में न लोगों की जात देखी और न ही धर्म, लिहाजा लाभार्थियों ने भी सरकार को हाथों हाथ लिया। जी हाँ, यही वो ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने विपक्ष का जातीय समीकरण वाला पूरा दांव ध्वस्त हो गया। बेरोजगारी और महंगाई वाले सारे सियासी हमले धरे के धरे रह गए। हालांकि अखिलेश ये समझ गए थे कि सरकार की राशन वाली योजना से पॉलिटिकल डैमेज मुमकिन है, लिहाजा वो बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र की काट के लिए हर रैली में यही कहते कि सत्ता में आए तो गरीबों को राशन के साथ घी भी देंगे और ये योजना पूरे साल तक लागू रहेगी। जिन्होंने धोखे में गरीबों को राशन दिया है, मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को जिताओ और 5 साल राशन पाओ। हम राशन देने का काम करेंगे। अगर हमें 1 किलो मिल्क पाउडर देना पड़ा, दूध का पाउडर, तो वो भी देंगे। घी देना पड़ा तो घी भी देंगे। लेकिन वादों की जगह लोगों ने जो हासिल हो रहा है उसको तरजीह दी। यूपी के सभी 75 जिलों के करीब 15 करोड़ लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। कोरोना महामारी में 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान 26 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया और अब महीने के आखिरी तक योजना लागू है। समझना मुश्किल नहीं कि विपक्ष हवा बनाता रहा और भाजपा जमीन बनाती रही। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में जाटों मुस्लिमों को एक साथ लाने के लिए आरएलडी से गठबंधन किया तो पूरब में राजभरों के असर वाले सुभाषपा को साथ लिया। अपना दल, कमेरावादी, महान दल जैसे दलों को साथ भी लिया। तो बीजेपी ने इस जातीय गोलबंदी के जवाब में अपना एक अलग लाभार्थी वोटर वर्ग तैयार किया। यानी मोदी के राशन और योगी के प्रशासन को घर घर पहुंचाकर विपक्ष के जातीय गणित को डहा के रख दिया। कह सकते हैं राशन और राम ने बीजेपी की यूपी में नैया पार लगा दी और योगी फिर से उपयोगी हो गए। आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आ गए फिर भगवाधारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और जाति का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में वोट बैंक के नेता तय होते थे, पार्टियां तय होती थी, लेकिन इस बार हुए चुनाव ने बरसों पुरानी इस परंपरा को तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बात फिर साफ कर दी कि अखिलेश का जातीय समीकरण वाला दांव मोदी और योगी की जोड़ी के आगे फेल हो गया है। उत्तर प्रदेश में करीब करीब हर जाति ने 2017 के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट दिए, यानी पूरे उत्तर प्रदेश ने जाति से ऊपर उठ करके योगी आदित्यनाथ को चुना। बहुत है उपयोगी। जाति का चक्रव्यूह नहीं चला। मोदी योगी के आगे जातीय गठबंधन फेल। विकास जीता, जातीय दांव नाकाम। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब भी कोई रणनीति तैयार की जाती है तो जाति का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चुनाव शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए जातीय चक्रव्यूह रचा था। इसके लिए अखिलेश यादव ने 1 2 नहीं बल्कि 5 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया था। अखिलेश के गठबंधन में पश्चिमी यूपी से आरएलडी शामिल है, जो जाट वोट बैंक पर पकड़ रखती थी। अखिलेश के गठबंधन में पूर्वांचल में एसबी एसपी है, जो राज्य भर वोटरों पर असर रखती है।
साथ ही पूर्वी यूपी में जनवादी पार्टी और महान दल से भी गठबंधन हुआ। गठबंधन का मकसद सिर्फ एक था, जातीय समीकरण के दांव से योगी आदित्यनाथ को चित करना। लेकिन अखिलेश के सारे जातीय गठबंधन एक झटके में पस्त हो गए। यानी अखिलेश ने जो चक्रव्यूह बीजेपी के लिए रचा था, अखिलेश उसी चक्रव्यूह में फंस गए। 2017 के चुनाव में 38% जाट वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था, जो इस बार बढ़कर 54% हो गया। वो भी उस दौर में जब कहा जा रहा था कि कृषि आंदोलन के कारण जाट बीजेपी से नाराज है। यहाँ सबसे अनोखी बात यह है कि अखिलेश यादव ने जाट वोटों के लिए आरएलडी से गठबंधन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी को जाट वोटरों ने 2017 से भी कम वोट दिया। जाट वोटरों के बीजेपी के साथ आने के पीछे हाथ है गृह मंत्री अमित शाह का। पहले चरण के चुनाव से कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। यही दांव काम कर गया और जाट वोटर एसपी गठबंधन से छिटक गए। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाकर एक वक्त में यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी थी और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका भी जाति कार्ड काम नहीं आया और स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव हार गए। कभी बीजेपी के सहयोगी रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर जातियों के अपमान का आरोप लगाकर 2021 में समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन से उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 6 सीट ही जीत पाई। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के चुनाव नतीजे बताते हैं कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियों ने बीजेपी को पहले के मुकाबले ज्यादा वोट दिया है। कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा और सैनी वोटरों ने 2017 के मुकाबले बीजेपी को अधिक वोट दिए। जाटो और दूसरी अनुसूचित जाति के वोटर भी पिछले बार से ज्यादा बीजेपी के साथ आए और अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली 44 सीटों में से बीजेपी को 32 सीटें मिली। अब सवाल है कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी के आगे विपक्ष का जातीय दांव नहीं चला। दरअसल बीजेपी के एजेंडे में जाति से ऊपर विकास था। बीजेपी ने गरीबों को मुफ्त योजनाएं देने में जाति नहीं देखी। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमी अभी भी है कि उनके पास कोई लाइन ऑफ लीडर्स नहीं है। अखिलेश यादव के अलावा कोई दिखता नहीं। फिर आरएलडी के जयंत चौधरी उसमें जुड़ते हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि जमीन पर कितना एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो जाट और मुस्लिम वो एक दूसरे के साथ नहीं चल पाए। ओम प्रकाश राजभर एक बड़बोले नेता के तौर पर दिखे, भले ही उन्होंने कुछ सीटों पर राजभरों का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाने में कामयाबी ली हो, लेकिन जनता को यह लग रहा था कि ये नेता अपने स्वार्थ के लिए गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये साफ किया कि अब जातीय समीकरण नहीं, सिर्फ विकास ही वोट हासिल करने का एकमात्र रास्ता है और बीजेपी की यही रणनीति यूपी में सभी दलों पर भारी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। भाई बाल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये तो किसी नहाने वाले से पूछना पड़ेगा। तू किसी को जानता है क्या? अबे बता ना यार, अमेज़न पे मंगानी है। अमेज़न पे तो वही बोलते हैं।